This video is not made for kids. हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर के अंदर 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है जो स्टोरी का है उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और जो सेकंड पार्ट है उसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट जो स्टोरी का है उसे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो शुरू होता है वो होता है एक यंग सीगल से, जो कि अकेला एक किनारे के ऊपर एक लेज के ऊपर खड़ा हुआ है। उसके जो ब्रदर और सिस्टर हैं वो ऑलरेडी उड़ चुके हैं। अब ये जो यंग सीगल था, यंग सीगल एक तरीके की बर्ड होती है सीगल, वो उड़ने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था। आखिर उसके ना उड़ने की क्या वजह थी? उसके ना उड़ने की वजह थी डर। ही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। वो उड़ने से डरता था। उसके जो ब्रदर और सिस्टर थे वो लोग उड़ चुके थे, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो उनके साथ उड़ने की कोशिश भी करता। वो बहुत दुखी था। ही वॉज रियली सैड। उसके जो फादर और मदर थे वो लोग उसके पास आए। उन्होंने उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन आखिर में जब उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा तो उन्होंने उसे डरा कर धमका कर भी उड़ाने की कोशिश करी। उन्होंने बोला कि अगर तुमने उड़ने की कोशिश नहीं करी तो तुम भूख से मर जाओगे। लेकिन फिर भी यंग सीगल के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो वहां पर वैसे का वैसा ही रहता है। लगभग 24 घंटे बीत गए थे। अब तक कोई भी उस यंग सीगल के पास नहीं आया था, ना ही उसके भाई, ना ही उसकी बहन, ना ही उसके माँ, ना ही उसके पिता। He had watched his parents and brothers and sister flying. वो बैठा बैठा देख रहा था कि कैसे उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर और सिस्टर फ्लाई कर रहे हैं। His parents had been perfecting his brothers and sisters. उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके ब्रदर्स और सिस्टर को उड़ना सिखा रहे थे, और वो ये भी सिखा रहे थे कि कैसे समुद्र से मछलियों को पकड़ा जाता है और खाया जाता है। They called him to fly, but he could not do so. तो यहाँ पर वो दोबारा से उसको उड़ने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। सूरज उगने लगा था। It was getting very hot. गर्मी भी बढ़ने लगी थी। अब ये जो यंग सीगल था इसे बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी। गर्मी इसलिए इसे ज़्यादा लग रही थी क्योंकि इसने बहुत समय से कुछ भी नहीं खाया था। जब आप भूखे पेट होगे तो जनरली आपको गर्मी ज़्यादा लगती है। ही हैड फाउंड अ ड्राइड पीस ऑफ अ फिश टेल। अब उसको सूखा हुआ एक मछली की पूंछ मिल जाती है। छोटा सा टुकड़ा मिलता है मछली की पूंछ का, सूखा हुआ सा, लेकिन वो इनफ नहीं था उसकी भूख को ख़त्म करने के लिए। There was not even a single piece of food anywhere. आसपास खाने का एक भी टुकड़ा नहीं था। वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा रहा था उस लेज पे से, जो वो किनारी सी थी उसके ऊपर से आगे जा रहा था, कभी पीछे जा रहा था, लेकिन वो फिर भी नहीं उड़ पा रहा था। वो अपने पेरेंट्स तक जाना तो चाहता था, लेकिन जब वो नीचे देख रहा था तो बहुत बड़ा समुद्र था। There was a deep sea. इस वजह से वो उड़ने की हिम्मत और नहीं जुटा पा रहा था। The ridge was so high. और जहाँ पर वो था वो जगह समुद्र से काफ़ी ऊंचाई पर थी। The seagull closed his eye standing on one leg. Finally जो सीगल होता है वो अपनी एक आँख को बंद कर लेता है और एक पैर पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके दोनों पैर ही दुख रहे थे। कुछ देर में वो दूसरे लेग के ऊपर खड़ा हो जाता है। इस तरीके से वो अपने आप को थोड़ी देर के लिए खड़ा रखने की कोशिश करता है। He pretended to sleep. वो कोशिश कर रहा था कि मैं सो जाऊं। He thought that his parents didn't take notice of him. उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पेरेंट्स उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जो उसकी मदर थी वो कंटिन्यूसली उसको देख रही थी। He saw her tearing a piece of fish at her feet. तो यहाँ पर वो क्या देखता है? उसकी मदर को एक मछली का टुकड़ा तोड़ते हुए। अब उस मछली के टुकड़े को देखकर ये पागल हो गया था यंग सीगल, क्योंकि बहुत समय से इसने कुछ भी नहीं खाया, भूख बहुत जोर की लग रही थी। ये जोर जोर से आवाज़ें निकालने लगता है, जैसे बर्ड्स निकालती हैं उस तरीके से इसने आवाज़ निकाली होगी। तो उसकी जो मदर थी वो उसको रिप्लाई करती हैं ऐसी साउंड के अंदर जिसके अंदर वो देखने लग जाता है उनकी तरफ। शी पिक्ड अ पीस ऑफ फिश, शी फ्लू अक्रॉस टू हिम। तो यहाँ पर उसकी मदर क्या करती हैं? उस छोटे से मछली के टुकड़े को उठाती हैं और उसके ऊपर से उड़ने लगती हैं। ही लर्नड आउट टैपिंग। वो जोर जोर से टैप करने लग जाता है अपने फीट्स को। क्या करता है? अपने फीट्स को ज़मीन के ऊपर मारने लग जाता है। दैट इज टैपिंग।
हिज मदर फ्लू अक्रॉस ट्राइंग टू गेट नियर टू हिम। तो उसकी जो मदर थी वो ऊपर से उड़ रही थी, कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके उसके पास से जाए। द सीगल हैड द फूड विद इन द रीच ऑफ हिज बीक बट ही कुड नॉट गेट एट इट। फाइनली जो खाना था वो इतना नज़दीक था सीगल के, जब उसकी माँ उसके ऊपर से उड़ रही थी कि समझ लो वो उसको पकड़ ही लेता, लेकिन वो फिर भी उसे नहीं पकड़ पाया। द सीगल वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, ही वंडर्ड व्हाई हिज मदर डिड नॉट कम नियरर। जो सीगल था वो यही सोच रहा था कि जो उसकी माँ है वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, आखिर वो उसके नज़दीक क्यों नहीं आ रही, वो उसके ऊपर से खाना ले जाकर बार बार उसको ऐसे लालच सा क्यों दे रही हैं। वो बहुत गुस्से के अंदर था। With hunger that he dived at the fish, he fell outwards with a scream. Finally, वो मछली की तरफ उसको पकड़ने की कोशिश करता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है जैसे ही वो कूदता है, और वो जोर से चिल्लाता है। जैसे ही वो नीचे जा रहा होता है उसकी मदर swooped upwards, ऊपर की तरफ जाती हैं। As he passed beneath her, he heard the swish of her wings. Finally, ऐसा होता है कि जो उसके विंग्स होते हैं वो उन्हें खोल लेता है। जब वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है ना, उस मछली के टुकड़े को पकड़ने के लिए वो कूदता है अपनी माँ के पीछे, लेकिन जैसे ही वो नीचे गिर जाता है, जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश करता है, अब वो जब नीचे गिर रहा होता है तब वो बहुत डर जाता है, लेकिन अचानक से उसको अपने विंग्स की आवाज़ सुनाई देती है। उसके पंख उसने खोल लिए थे। देन अ ग्रेट फियर कॉट हिम। फाइनली अब उसे और ज़्यादा डर लगने लग जाता है। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, मान लो कि उसका दिल थम सा गया था। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन ये सब कुछ ही देर के लिए चला। कुछ समय के बाद जब उसने अपने विंग्स को स्प्रेड करा और उनकी स्पीड देखी, चलने की कोशिश करी, तो उसको काफ़ी अच्छा लगने लगा। ही फेल्ट द विंड रशिंग अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, तो जो उसके छाती के बाल थे उसके ऊपर उसे हवा जाती हुई दिख रही थी। इट रश्ड अंडर हिज स्टमक, उसके पेट के ऊपर भी वो हवा लग रही थी, उसके विंग्स के ऊपर भी लग रही थी, और यहाँ पर वो अब जमीन के ऊपर सीधा नहीं गिर रहा था, वो उड़ रहा था, स्लोली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, कभी नीचे तो कभी ऊपर। फाइनली वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था उड़ने से। सीगल ने एक बहुत ही जॉयस स्क्रीम दी, मतलब बहुत खुशी से वो चिल्लाने लगा, अरे वाह मजे आ गए, और वो जोर जोर से गा 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 करके एक गाना सा गाने लगा, मतलब एक्साइटमेंट के अंदर। जो उसकी मदर थी वो भी काओ को, मतलब ये जरूर सीगल्स की लैंग्वेज होगी उसमें, वो भी उसको अप्रिशिएट करने लगी। उसके बाद उसके फादर भी उसके ऊपर से गए और वो भी जोर से शोर मचा रहे थे। उसके बाद उसने अपने भाई और अपनी बहनों को देखा आसपास उड़ते हुए। दे वर रोरिंग एंड डाइविंग, जो उसके भाई और बहन थे वो कभी पानी के अंदर जा रहे थे, कभी ऊपर उड़ रहे थे, बहुत मजे से वो पानी से खेल रहे थे। फाइनली जब उसने अपने भाई बहन को इस तरीके से उड़ते हुए देखा तो उसका भी मन करा कि क्यों ना मैं भी समुद्र के अंदर जाऊं और बाहर निकलूं, डाइव करूं और शोर करूं। तो वो भी ऐसा ही करता है। अब वो समुद्र के बहुत नजदीक था और समुद्र बहुत ही चौड़ा और लंबा था। इट वॉज अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। His parents and his brothers and sister had landed on the green surface of water. अब वो ग्रीन सरफेस था जो वाटर का, उसके ऊपर उसके पेरेंट्स और जो उसके ब्रदर और सिस्टर थे वो लोग वहाँ पर लैंड कर चुके थे, रुक चुके थे। अब ये ग्रीन सरफेस क्या हो सकता है? ग्रीन सरफेस मतलब कि आपने देखा होगा कि जहाँ पर पानी कलेक्ट हो जाता है वहाँ पर ग्रीन कलर की कोई चीज़ डिपॉजिट हो जाती है, जैसे समुद्री घास भी बोलते हैं। तो समुद्र के अंदर ज़रूर वो समुद्री घास होगी। दे वर कॉलिंग हिम टू डू द सेम थिंग। वो लोग उसको बुला रहे थे कि आ जाओ तुम भी ऐसे ही लैंड करो। He dropped his leg to stand on the green sea. अब वो अपने पैरों को नीचे करता है उस ग्रीन सी के ऊपर खड़े होने के लिए। But his leg sank into it. लेकिन जो उसके पैर होते हैं वो समुद्र के अंदर चले जाते हैं। अब वो दोबारा से जोर जोर से रोने लगता है, अरे 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 मैं तो डूब रहा हूँ। वो दोबारा से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अपने जो विंग्स होते हैं उन्हें फ्लैप करता है, जोर जोर से अपने विंग्स को क्या करता है, फड़फड़ाने की कोशिश करता है, उड़ने की कोशिश करता है, खोलने की कोशिश करता है अपने विंग्स को, लेकिन वो और ज्यादा समुद्र के अंदर नहीं जाता। वो ये देखता है कि वो फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर। अराउंड हिम वॉज हिज फैमिली क्राइंग एंड प्रेजिंग हिम। अब उसके पास में ही उसके परिवार वाले होते हैं जो कि बहुत खुश हो रहे थे, कुछ रो भी रहे थे, खुशी के आंसू थे उनके कि अरे वाह फाइनली इसने ये चीज़ कंप्लीट कर ली। इट वॉज
इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। दे ऑफर्ड हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। वो उसको कुछ खाने का सामान भी दे देते हैं, जो डॉग फिश होती है उसके स्क्रैप्स मतलब टुकड़े दे देते हैं। और यहीं पर जो हमारा यंग सीगल था उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट करी। कैसी लगी आपको ये फर्स्ट फ्लाइट की स्टोरी, फटाफट कमेंट करके बताएं। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लैक एरोप्लेन को। ब्लैक एरोप्लेन कहानी शुरू होती है हमारे ऑथर से, जो कि एक एरोप्लेन को फ्लाई कर रहे थे लगभग रात के 1 बजे। द मून वॉज कमिंग अप। जो हमारा मून था वो ऊपर की तरफ आ रहा था। इन द ईस्ट बिहाइंड हिम, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर उनके पीछे। स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव हिम। ऊपर आसमान के अंदर तारे टिमटिमा रहे थे और वो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन फ्लाई कर रहे थे। तो जो एरोप्लेन वो फ्लाई कर रहे थे उसका नाम था ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, जो कि वो फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहे थे बैक टू इंग्लैंड। और वो इस एरोप्लेन को कहाँ पर ले जा रहे थे? इंग्लैंड ले जा रहे थे। ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे। वो अपने हॉलीडेज के लिए ड्रीम कर रहे थे। अरे वाह, अब तो मैं इंग्लैंड वापस जाऊंगा और अपने हॉलीडेज बनाऊंगा। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद हिज फैमिली। फाइनली वो ये सोच रहे थे कि अरे वाह, अब तो मैं घर पे छुट्टी मनाऊंगा, अपने घर वालों के साथ रहूंगा, मजे आएंगे बहुत सारे। ही डिसाइडेड टू कॉल पेरिस कंट्रोल। तो अब वो कहाँ से जा रहे थे? वो जा रहे थे फ्रांस से इंग्लैंड। तो फ्रांस के अंदर अगर आप देखोगे तो फ्रांस के अंदर है पेरिस। तो यहाँ पर वो कहाँ पर कॉल करते हैं? पेरिस कंट्रोल को। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस होती है जो कंट्रोल करती है जो भी हमारा ट्रैफिक चल रहा होता है रोड के ऊपर। देखा ना आपने, पुलिस वाले खड़े होते हैं कि कभी रेड लाइट ख़राब हो जाती है तो वो मेंटेन करते हैं, लोगों से लाइसेंस चेक करते हैं। ऐसे ही जो एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं उन सब को कंट्रोल करते हैं हमारे कंट्रोल रूम्स, एयर कंट्रोल रूम्स होते हैं जनरली। तो यहाँ पर पेरिस के अंदर कौन था? पेरिस कंट्रोल रूम को वो कॉल करते हैं। वहाँ पर उन्होंने एक रेडियो भेजा, उन्हें रेडियो सिग्नल भेजा। ही टोल्ड इट दैट ही वॉज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड। और उन्होंने उस रेडियो सिग्नल के अंदर ये बताया पेरिस कंट्रोल रूम को कि हम इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं, मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। पेरिस कंट्रोल उनकी बात को सुन लेता है और बोलता है ठीक है। और उन्होंने उन्हें एडवाइस करा, बोला कि आप अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न कर लीजिए। अपने प्लेन को कहाँ पर मोड़ लीजिए? 12 डिग्री वेस्ट की तरफ। यहाँ पर ही डूली टर्न टू दैट डायरेक्शन। उन्होंने फाइनली डिसाइड करा कि मैं इस डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाता हूँ। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जा रही थी। पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था, मतलब अब वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ गए थे। तभी अचानक से रास्ते के अंदर उन्हें दिखता है स्ट्रॉम, तूफान। चारों तरफ बादल बादल और तूफान आ रहा था जोरों का। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स। ये जो काले बादल थे बड़े बड़े पहाड़ों की तरह लग रहे थे। ही न्यू दैट ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। उनको ये पता था ऑथर को कि वो इन बादलों के ऊपर से उड़ नहीं सकते और ना ही वो कोशिश करते हैं ऐसा कुछ करने की। वो डिसाइड करते हैं कि मैं पेरिस कंट्रोल में वापस चले जाऊं। लेकिन यहीं पर उनके दिमाग के अंदर दोबारा एक चीज़ आती है, अरे यार, अगर मैं वापस चले गया पेरिस तो मैं अपने घर पर कैसे जाऊंगा? मुझे तो मेरे घर पे जाने का मन है, छुट्टी मनाने का मन है। तो वो फाइनली रिस्क ले लेते हैं और उस स्ट्रॉम यानी कि तूफान में उड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें बाहर कुछ भी नहीं दिखता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। जो ब्लैक ओल्ड एरोप्लेन था, मतलब जो ये हमारा ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन था, काफ़ी पुराना था। ये जो एरोप्लेन था ऐसा लग रहा था मान लो ये जंप कर रहा है और ट्विस्ट हो रहा है हवा के अंदर। जैसे हम लोग प्लेन नहीं बनाते पेपर का और उसे फेंकते हैं तो वो घूम जाता है, और जैसे हम लोग फेंकते हैं प्रेशर से तो वो उड़ने लगता है, इस तरीके से हो रहा था इनके साथ। जब इन्होंने कंपस, जो कि प्लेन के अंदर होता है कंपस, उसकी तरफ देखने की कोशिश करी तो वो भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था। ये कोशिश करते हैं पेरिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करने की, लेकिन वहां पर भी वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। फाइनली उन्हें अब ये चीज़ महसूस हो गई थी कि वो तूफान के अंदर खो गए हैं। ब्लैक क्लाउड्स के बीच में उन्हें एक और एरोप्लेन दिखता है। और इतने बड़े तूफान के अंदर एक और एरोप्लेन क्या कर रहा था? उस एरोप्लेन के आसपास कोई भी लाइट नहीं लगी थी, यहाँ तक कि उसके विंग्स पे भी नहीं लगी थी। अच्छा, ये बहुत सरप्राइजिंग बात है क्योंकि हर एरोप्लेन के विंग्स पे और आसपास लाइट्स लगी होती हैं जिससे कि जितने भी बर्ड्स वगैरह या एनिमल्स हैं वो प्लेन से दूर रहें। He could see it flying next to him। और वो उस ब्लैक एरोप्लेन को, मतलब वो जो एरोप्लेन था, उसे अपने पास से उड़ते हुए देख सकते थे स्ट्रॉम के अंदर।
ही वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। फाइनली जो हमारे ऑथर थे वो काफ़ी ज़्यादा ग्लैड थे, खुश थे कि अरे यार फाइनली मेरे साथ कोई और इंसान भी है, और वो उस इंसान को, उस प्लेन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ऑथर को ये लगता है कि वो जो पर्सन है वो उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, तो इसी वजह से वो उसे फॉलो कर रहे होते हैं। लगभग आधे घंटे तक ये फ्लाई करते रहते हैं। लेकिन एक और सरप्राइजिंग बात थी कि ऑथर के पास तो आधे घंटे फ्लाई करने का फ्यूल ही नहीं था। जो फ्यूल उनके पास बचा था वो लगभग 5 या 10 मिनट तक ही उनके प्लेन को चलाने के लिए काफी था। तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और धीरे धीरे करके अपने प्लेन को नीचे की डायरेक्शन में ले जाने लगते हैं। सडनली उन्हें एक रनवे दिखता है, रनवे जहां पर प्लेन्स लैंड करते हैं, और वो वहां पर देखते हैं कि जो उनका दोस्त है ब्लैक एरोप्लेन का वाला, वो कहां पर है। वो उसे रनवे पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए उसे ढूंढ रहे थे कि यार उस ब्लैक एरोप्लेन वाले पर्सन के पास मैं जाऊंगा, उसे थैंक यू बोलूंगा कि अरे भाई तुमने तो मेरी मदद कर दी, तुमने तो मुझे स्टॉर्म से निकाल दिया। लेकिन जो आसमान था वो भी खाली था, रनवे के ऊपर देखा तो रनवे भी खाली था। तो वो जाते हैं कंट्रोल टावर के ऊपर। अब जो भी हमारे एयरपोर्ट्स होते हैं ना, वहां पर एक टावर होती है जिसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल टावर। वो सारे जितने भी प्लेन्स आते हैं जाते हैं उनका क्या करते हैं, सब चीज़ों का डाटा मेंटेन करके रखते हैं। तो वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर एक औरत बैठी होती है कंट्रोल टावर के अंदर। वो बोलते हैं अरे मैडम यहाँ पर एक ब्लैक एरोप्लेन आया था, आप बता सकती हैं कि वो लैंड करा है या फिर आसमान में कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। वो औरत स्ट्रेंजली ऑथर की तरफ देखती हैं, बोलती हैं अरे क्या बात कर रहे हो, और जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। इस तूफान के अंदर कौन प्लेन उड़ाएगा कैसी बात कर रहे हो सर, आप मजाक कर रहे हो क्या। शी टोल्ड दैट देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन। वो उन्हें ये बताती हैं कि आपके अलावा तो कोई भी नहीं एरोप्लेन है, आपको पता नहीं है क्या ये। ऑथर बहुत चक्के हो जाते हैं, ही वॉज वंडर स्ट्रक, और वो ये सोचते हैं कि अरे मुझे यहां तक पहुंचने में किसने मदद करी। और उनको ये भी पता था कि मेरा जो कंपास था जिससे डायरेक्शन मैं देखता था वो भी खराब हो गया था, मेरे प्लेन का जो रेडियो सिग्नल था वो भी नहीं काम कर रहा था, और यहां तक कि मेरे जो प्लेन का टैंक था, फ्यूल टैंक, उसके अंदर फ्यूल भी 10 से 5 मिनट का ही था। लेकिन मैं यहां तक उस ब्लैक एरोप्लेन वाले को फॉलो करते हुए पहुंच गया। उस स्टॉर्म के अंदर जहां पर मैंने उस ब्लैक एरोप्लेन को देखा था उसके अंदर कोई भी लाइट भी नहीं लगी थी। ये भी बहुत सरप्राइजिंग बात थी। तो ऑथर यही सारी चीजें सोचने लगते हैं और हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फाइनली आप बताइए कि उस ब्लैक एरोप्लेन के अंदर कौन हो सकता है। यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।